हेलो दोस्तों, तो क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो मैं अभिषेक स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे, अभिषेक क्लासेस विद फन पे। और आज फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। और ये वाली वीडियो है चैप्टर 1, ठीक है। एसएसटी का जो आपका चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति उसकी, ठीक है। ये है आपका पार्ट 2। पार्ट 1 की वीडियो में पहले ही डाल चुका हूँ, ठीक है। तो उसे अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसे देख लेना। क्योंकि जब तक वो वाली वीडियो नहीं देखोगे तब तक ये वाली वीडियो थोड़ी बहुत समझ में नहीं आएगी। और अगर आपने ये वाली वीडियो अगर आपने वो वाली वीडियो देख लिया पार्ट 1 वाली, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर दो। और आप सबके लिए क्वेश्चन है कि आप सब मुझे बताओ कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। आपको मुझे डेट बतानी है कि कौन सी डेट में फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी। तो उस सवाल का जवाब नीचे कमेंट में जाके बता देना, ठीक है। तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं शुरू करता हूँ इस वीडियो को। और इसका क्वेश्चन नंबर 26। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 1 to 25 क्वेश्चन जो है ना कवर करवाए थे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं 26 to 54 क्वेश्चन कवर करवाने वाला हूँ, ठीक है। यानी अगर टोटल लेके चलूँ तो 13 क्वेश्चन टोटल आपके होने वाले हैं, या उससे भी कम कह सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो रूसो ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपको पता है जॉन लॉग और मॉन्टेस्क्यू ने भी पुस्तकें लिखी थी। तो रूसो ने भी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या नाम था? दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27। और इसे जो है ना थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, हो गया ना। अब दिख रहा है ना आपको, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, नेशनल असेंबली क्या है। नेशनल असेंबली क्या है? तो राजा द्वारा 5 मई 1789 को तृतीय एस्टेट की मांग को नहीं माना गया। अब तृतीय एस्टेट की मांग क्या थी? उनकी मांग थी कि जो एस्टेट की बैठक बुलाई गई थी, ठीक है। एस्टेट की बैठक कब बुलाई गई थी? 5 मई 1789 को, ठीक है। ठीक है, तो 5 मई 1789 या 5 मई 1789 को, ठीक है। तो जो तृतीय एस्टेट के लोग थे, आपको पता है ना फ्रांस 3 एस्टेट में बटा हुआ था, ठीक है। पहले एस्टेट कुलीन वर्ग के थे, दूसरे एस्टेट किसके थे? पादरी वर्ग के थे, और तीसरे जिसमें गरीब लोग आते थे। तो तृतीय एस्टेट ने एक मांग रखी थी। उनकी मांग ये थी कि इस बार आपको हर एक व्यक्ति को वोट डालने का हक देना चाहिए, ठीक है। ये उनकी मांग थी। अब राजा ने कहा मैं तो ऐसा ना करूँगा, मैं तो एक एस्टेट को एक ही वोट डालने का हक दूंगा, हर व्यक्ति को वोट डालने का हक नहीं दूंगा। तो तृतीय एस्टेट वालों ने कहा नहीं भैया नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर हम तो जा रहे हैं यहाँ से। और तृतीय एस्टेट वाले ने ही खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया। तृतीय एस्टेट ही हमारी नेशनल असेंबली है, ठीक है। यानी नेशनल असेंबली इज इक्वल टू तृतीय एस्टेट, और तृतीय एस्टेट इज इक्वल टू नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली और तृतीय एस्टेट दोनों एक ही है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो तृतीय एस्टेट की मांग को नहीं माना गया, ठीक है। और इस बात का विरोध सुनकर तृतीय एस्टेट के मंत्री परिषद सभा छोड़कर भाग गए। अब शेर भागा था, पर वापस आने के लिए 20 जून को यह प्रतिनिधि वार्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुई। और फिर इसके बाद आपको पता है क्या किया इन्होंने खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर लिया। मतलब समझ रहे हो ना क्या करना चाहते थे ये लोग। अब इसके बाद जो कुछ इन्होंने किया वो है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो एक मिनट, अब ठीक है। तो प्रश्न नंबर 28, ठीक है। तृतीय एस्टेट के द्वारा टेनिस कोर्ट में क्या शपथ ली गई। तो जब तृतीय एस्टेट के लोगों ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया तो उन्होंने शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा तब तक हम असेंबली भंग नहीं करेंगे। तो तृतीय एस्टेट वाले लोगों ने टेनिस कोर्ट में एक शपथ ली। हम शपथ लेते हैं कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने का वाला संविधान तैयार नहीं कर लेते तब तक यह असेंबली भंग नहीं होगी, ठीक है। ये शपथ किसने ली थी? तृतीय एस्टेट के लोगों ने। कहाँ ली थी? वार्साई के टेनिस कोर्ट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस आपको ये याद रखना है कि उन्होंने शपथ क्या ली थी और कहाँ ली थी। क्वेश्चन नंबर 29, मिराबियो और आबिशिये कौन थे। तो अब इनके बारे में बात करते हैं। तो आबिशिये पादरी वर्ग के थे और मिराबियो कुलीन वर्ग से, ठीक है। आबिशिये पादरी से थे और मिराबियो कुलीन वर्ग से थे। इनके द्वारा तृतीय एस्टेट को नेतृत्व किया जा रहा था, यानी ये दोनों अलग अलग वर्ग से थे, पर ये लोग तीसरे एस्टेट के वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो लोग सही है। आबिशिये द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका शीर्षक था तृतीय एस्टेट क्या है, ठीक है। तो यही था। मिराबियो जो आबिशिये थे वो पहले वर्ग से थे और मिराबियो दूसरे वर्ग से। ये तृतीय एस्टेट के लोगों का सम्मान करते थे और इसलिए उनका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है।
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट, कहीं नीचे तो नहीं है ना? हाँ, तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, ठीक है। तो नेशनल असेंबली बनाने के बाद क्या हुआ? एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसे ताकि आपको दिखाई दे, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा। तो अब नेशनल असेंबली तो बन गई, तो नेशनल असेंबली के बनने के बाद क्या हुआ, क्या बदलाव आए? तो अब इसी के बारे में बात करते हैं। तो अपने विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोलवा डर गया और उसने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी कि जाओ भैया अपनी नेशनल असेंबली बनाओ, कुछ भी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद यह बदलाव आया, अब राजा की सत्ता पर संविधान का अंकुश होगा, यानी राजा के साथ संविधान भी कार्य करेगा। पादरी वर्ग को अपने विशेषाधिकार को छोड़ना पड़ेगा। पादरी वर्ग जिनके पास कुछ विशेषाधिकार थे, जैसे कर न चुकाना, तो अब ये सब छोड़ना पड़ेगा। धार्मिक कर समाप्त कर दिए गए, ठीक है। जो टाइड नामक एक कर लिया जाता था, धार्मिक कर था, उसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई, यानी जो चर्च के अधीन जो भूमि थी ना, उसे जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ? इन सभी के बाद सरकार के पास 20 अरब लिरवे की संपत्ति आ गई। 20 अरब लिरवे, क्या आपको याद है कि फ्रांस पर कितने लिरवे का कर्जा था? 12 अरब का, ठीक है। 12 अरब का लिरवे का कब्जा था पहले से ही, पर अब इनके पास कितने रुपए आ गए? 20 अरब लिरवे। ओ भाई साहब, यानी 8 अरब लिरवे और एक्स्ट्रा आ गया। यानी प्रजा जो थी ना, वो काफ़ी खेली हुई थी। प्रजा ने ही काफ़ी सारा पैसा रखा हुआ था, पर क्या करें, जब तक कोई शेर निकलता नहीं है तब तक इधर छुप के बैठे रहते हैं। तो जब शेर निकले तो वो अपने साथ 20 अरब लिरवे लेकर भी आए, ठीक है। तो आप ये सब उतार भी लेना और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये हो गया जूम इन, और अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को, ठीक है। तो फ्रांस संविधानिक राजतंत्र बन गया। अब फ्रांस जो था वो संविधानिक राजतंत्र बन गया, इसका क्या अर्थ है भाई साहब? तो अब इसका अर्थ देखो, फ्रांस पर अब राजा के शासन व संविधान दोनों का अधिकार हो गया, यानी अब राजा के शासन के साथ साथ वहाँ संविधान भी कार्य करेगा। और अब संविधानिक राजतंत्र की डेफिनेशन को समझो, ठीक है। तो जब एक देश में राजा व संविधान दोनों होते हैं तो इसे संवैधानिक राजतंत्र कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जब एक देश में राजा व संविधान दोनों होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? संवैधानिक राजतंत्र, ठीक है। आपको यह बात याद रखनी है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल असेंबली ने कब कानून का प्रारूप तैयार किया, यानी कि कब उन्होंने कानून को पारित किया और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो हमें भी यही बताना है कि भैया उन्होंने कब कानून को पारित किया और उनका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया, यानी कि नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप क्या कर लिया? तैयार कर लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य था अब एक मिनट यार, ये क्या हो गया? इरेजर ऑन हो गई है। हाँ, तो अब पूर्णतः राजनीति नहीं करें, तो जब राजा है वो अब पूर्ण तरीके से राजनीति नहीं करेगा। उसकी शक्तियाँ 3 संस्थाओं में बटी होगी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये आज भारत में भी है, ठीक है। भारत में भी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका उपलब्ध है। ये विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का आइडिया किसने दिया था? फ्रांसीसी क्रांति ने ही हमें दिया था, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और आपको जो ये है ना, ये पूरा का पूरा आपको उतारना है, ठीक है। ये पूरा उतार लेना यार, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ से होता है आपका क्वेश्चन नंबर 132 कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता था? तो अब नेशनल असेंबली आपने बना तो ली, पर इसका चुनाव कैसे होता था? क्या इसके चुनाव में सभी लोग भाग लेते थे या कुछ लोग ही भाग ले सकते थे? तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, यानी इसका चुनाव सही ढंग से नहीं होता था। कुछ लोग चुनाव दे सकते, कुछ लोग वोट डाल सकते थे और कुछ लोग नहीं डाल सकते थे। तो अब देखते हैं कि वोट कौन कौन लोग डाल सकते थे। तो सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचन समूह का चुनाव करते थे, यानी पहले जो है ना, एक कमेटी का चुनाव होता था। पहले एक कमेटी चुनी जाती थी, ठीक है। अब पहले क्या होता था कि एक कमेटी चुनी जाती थी, ठीक है। मान लो कि ये जो आपका गोला है ना, ये कमेटी है, ठीक है। ये कमेटी है। अब इसमें से एक बंदा चुना जाएगा, एक बंदा इसमें से चुना जाएगा। ऐसा ही फ्रांसीसी समाज में भी हुआ करता था, ठीक है। एक गोले में से एक व्यक्ति निकला करता था और फिर उसी को ये लोग जो है ना, बड़ा अधिकारी बना दिया करते थे, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो किसको था? तो 25 वर्ष से अधिक
उम्र वाले ऐसे पुरुष जो सक्रिय पुरुष थे यानी नागरिक थे, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, यानी जो कि 3 दिन के बराबर मजदूरी का कर चुकाया करते थे, वही लोग वोट डाल सकते थे। और एक और शर्त थी कि उनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तो ये खत्म होता है आपका क्वेश्चन नंबर 33। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, सक्रिय नागरिक व असक्रिय नागरिक कौन थे? ठीक है, तो ऐसे पुरुष जो कर चुकाने में उच्चतम श्रेणी में आते थे सक्रिय पुरुष कहलाते थे। आपको पता है ना, अभी मैंने आपको बताया था कि जो 3 दिन के बराबर कर चुकाते थे वही सक्रिय नागरिक कहलाते थे। ठीक है, जो 3 दिन के बराबर कर चुका है वही सक्रिय नागरिक कहलाए। ठीक है, और 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए भाई साहब, 25 वर्ष से अधिक, नहीं तो निकलो। और दूसरा है, महिलाएं निष्क्रिय नागरिक में आती थी। अरे रे, महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक मानते थे, पर इसके बाद, ठीक है, इससे पहले बता देता हूँ कि 1900 कुछ आपका 46 में, एक मिनट, 1946, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, आधी इंग्लिश आधी हिंदी, तो 42, 43, 44, 45, 46, ठीक है। तो 1946 में महिलाओं को भी सक्रिय नागरिक का दर्जा दे दिया गया, जो इसके बारे में आगे बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सक्रिय नागरिक कौन थे? जो कर चुकाते थे और जो 25 वर्ष से अधिक थे। असक्रिय नागरिक कौन थे? महिलाएं। ठीक है, महिलाएं जो है ना वो निष्क्रिय नागरिक थी। अब बात करते हैं मार्शीले क्या है। मार्शीले क्या है, 1 नंबर में क्वेश्चन आता है कि बताओ मार्शीले क्या है, तो बता देते हैं। ये किसके द्वारा रचा गया? अब इसको रचने वाला भी तो कोई होगा ना, अगर बच्चा पैदा हुआ है तो बच्चे को पैदा करने वाला भी तो कोई ना कोई होगा ना। इसी प्रकार से मार्शीले आया, तो मार्शीले को बनाया किसने? तो मार्शीले फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और इसे कवि रॉजर डी लाइल द्वारा रचा गया। ठीक है, मार्शीले जो है वो फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। ठीक है, और इसे किसके द्वारा रचा गया? कवि रॉजर डी लाइल द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। तो आ गया ना क्वेश्चन नंबर 36, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, मेरी बात मान के चलो। जो अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, उस एग्ज़ाम में भी आया था ये, मैं भी क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसे तो यार उतार ही लो, इसे तो दिमाग में बैठा लो भाई साहब, रट्टा मार लो इसका, क्योंकि ये तो आता ही आता है यार, ये आता है मेरे भाई, ये आता है। तो इसे एकदम बिल्कुल ध्यान से रखना। ठीक है, देखो मैंने इसमें ना अंडरलाइन भी कर दिया है। ठीक है, इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, तो प्लीज़ इसे ध्यान में रखना, प्लीज़ प्लीज़। ठीक है, चाहे इस वीडियो को डिसलाइक कर दो, पर इसे ज़रूर ध्यान में रखना। तो जैकोबिन क्लब क्या है? तो देखो 1791, बात है 1791 की, लोग राजनीतिक क्लबों का निर्माण कर रहे थे। ठीक है, सरकार के कार्यों व सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों सही है या नहीं, इस बात पर बहस करते थे। उस वक्त का सबसे सफल क्लब जैकोबिन क्लब था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध व गरीब लोग थे। इसमें दुकानदार, कारीगर, मजदूर बनाने वाले, पेस्ट्री बनाने वाले, दिहाड़ी मजदूर आते थे। तो अब जैकोबिन क्लब क्या था? तो 1791 में लोगों द्वारा राजनीतिक क्लबों का निर्माण किया जाता था, जो कि सरकार के कार्यों पर बहस करते थे कि यार वो सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं वो सरकार अच्छा काम कर रही है। और इसी बीच जो सबसे सफल क्लब था वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो था वो सबसे सफल क्लब था। जैकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध लोग थे, पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे। ठीक है, कम समृद्ध पर ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे। ये लोग ना सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के पढ़े लिखे लोग थे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एकदम से पढ़ लिख ले गए, नहीं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा पढ़ के ये लोग मतलब दिमाग से अमीर आदमी थे। ठीक है, और इसमें था कौन कौन? तो इसमें दुकानदार, कारीगर, पेस्ट्री बनाने वाले और दिहाड़ी मजदूर आते थे। ठीक है, तो अब भाई साहब अगर क्लब बनाई है तो इसका कोई लीडर भी होगा। तो जैकोबिन क्लब का नेता कौन था? कौन था इनका नेता? तो इनका नेता था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जिसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हियर वी गो नाउ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। तो क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिखवाए ना सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको सबके सब उतार लेने चाहिए और पार्ट 1 में भी चले जाना। ऐसा नहीं है कि यहीं देख लिया तो काम चल गया, पार्ट 1 में भी जाके देखना। ठीक है, ज़्यादा शानपत्ती नहीं, पार्ट 1 को भी देखो और उसे भी लाइक करना। ठीक है, तो जैकोबिन क्लब के लोग धारीदार लंबी पतलून क्यों पहनते थे? अब ये क्वेश्चन आता है कि जैकोबिन क्लब के लोग जो है ना धारीदार पतलून क्यों पहनते थे, क्या ये उनका स्टाइल था? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो इसका ना बहुत ही बड़ा रीज़न था, तो वो रीज़न बताता हूँ आपको ना, इसको उतार भी लेना है। ठीक है,
उतारना तो आपको सब कुछ है वैसे, बट इसको थोड़ा और ध्यान से देख लेना तो आपका ही फ़ायदा होगा, ठीक है। आपका भाई आपका फ़ायदा करवा रहा है तो एक लाइक तो कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैकोबिन क्लब के लोग धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। ये पतलून उन्हें काफ़ी अलग बनाती थी, खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस घुटना पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने का तरीका था। तो अब देखो, जैकोबिन क्लब के लोग लंबी धारीदार पतलून पहनते थे क्योंकि ये पतलून उन्हें सबसे अलग बनाती थी, ठीक है। खास तौर पर घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस। ब्रीचेस क्या होता है कि मान के चलो कि आपने कोई हाफ चड्डी पहन ली, ठीक है, आपने कोई हाफ चड्डी पहन ली तो उसे पुराने ज़माने में कहा जाता था ब्रीचेस, जिसमें से आपका घुटना जो है ना वो बाहर दिखाई देगा, ठीक है। ये पता नहीं किसके पैर है पर ये बाहर दिखाई देते थे। और जो आपके जैकोबिन क्लब के लोग थे वो पूरे पूरे कपड़े पहना करते थे, यानी कि ये जो है ना ये चड्डी में नहीं घूमा करते थे, ये पूरे पतलून पहना करते थे लंबी वाली, ठीक है। और ये खुद को कुलीनों से अलग दिखाने के लिए ऐसा किया करते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 38 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। तो जैकोबिन क्लब को और किस नाम से जाना जाता था? तो जैकोबिन क्लब को 100 कुलांत के नाम से जाना जाता था। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि 100 कुलांत क्या है मुझे बताओ, तो 100 कुलांत क्या है? जैकोबिन क्लब का दूसरा नाम, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले, क्योंकि अगर आप एक बार लंबी पतलून पहन लोगे तो आपका घुटना आपको दिखाई नहीं देगा, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आपका घुटना है ही नहीं, आपका घुटना है। पर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो इन्हें चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा करते थे, ठीक है, इन्हें चिढ़ाया करते थे। 100 कुलांत पुरुष लाल रंग की टोपी पहना करते थे जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक था। ये लोग लाल कलर की टोपी भी पहना करते थे जो कि स्वतंत्रता का क्या था? प्रतीक था, ठीक है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की कि 1792 में राजतंत्र का अंत कैसे हुआ? तो जैकोबिन क्लब ने राजतंत्र का अंत किया था, वो कैसे किया था इसके बारे में बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो चलो इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि मेरा जो है ना ये पेंट ब्रश भी आगे आ जाए। तो सन 1792 एक और कहानी को शुरू करते हैं। तो सन 1792 की गर्मियों में जैकोबिन क्लब ने खाद्य पदार्थ की महंगाई एवं अभाव से नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। तो अब देखो क्या हुआ, 1792 की बात है, गर्मियाँ पड़ रही थी। जैकोबिन क्लब ने क्या देखा कि जो खाद्य पदार्थ की महंगाई और अभाव काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इससे वो लोग नाराज़ हो गए। नाराज़ होने के बाद उन्होंने पेरिस वालों को कहा कि आओ यार एक काम करते हैं, एक विद्रोह करते हैं, लड़ाई छेड़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, 10 अगस्त की सुबह उन्होंने ट्यूरेलिये, क्या नाम है भाई साहब, ट्यूरेलिये के महल पर धावा बोल दिया। अब ये ट्यूरेलिया का महल क्या है? तो देखो, जो आपके लुई 16वें थे ना, एक मिनट, तो आपके लुई 16वें थे, ठीक है, जो आपके लुई 16वें थे, एक मिनट यार ये क्या है, इसको लिखते कैसे हैं लुई 16वें को? तो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपके जो लुई 16वें थे, ठीक है, वो जहाँ रहते थे उसे कहते थे हम ट्यूरेलिये का महल, ठीक है। राजा के रक्षकों को कुछ खूब धोया, ठीक है, राजा को रक्षकों को मार डाला, अरे ख़त्म ही कर दिया भाई साहब इन्होंने तो। और उसके बाद क्या किया, राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा। राजा कहता रहा भाई मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं, तुझे तो बंधक बना के रखेंगे। बाद में असेंबली ने शाही परिवार को जेल में डाल दिया। असेंबली ने कहा चलो जेल के अंदर, चलो बहुत तुमने मतलब रोटी सब्जी खा ली भाई साहब, हमको तो खाने को दे नहीं रहे हो, खुद खाना खाए जा रहे हो, चलो जेल के अंदर चलो। इसके बाद क्या हुआ कि नए कानून बनाए गए। अबे कानून बनाते बनाते थक नहीं रहे हो यार? अभी अभी तुमने एक और कानून बनाया था, फिर से कानून बना रहे हो। तो चलो कोई ना, फिर से बात करते हैं। तो 21 वर्ष से अधिक, अब नया कानून बन गया। नया कानून क्या कहता है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार प्राप्त होगा। अभी देखो नेशनल असेंबली जो थी, नेशनल असेंबली, ठीक है, जब उन्होंने कानून को लागू किया था तो उन्होंने क्या कहा था कि ऐसे पुरुष जो 25 साल के हों, ऐसे पुरुष जो 25 साल के हों, एक मिनट रुको यार, एक मिनट, तो सॉरी दोस्तों थोड़ा सा काम आ गया था, ठीक है, तो काम भी करने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ कि नया कानून पारित हुआ, ठीक है। अभी एक और कानून पारित हुआ था नेशनल असेंबली द्वारा कि जो 25 वर्ष से पुरुष होंगे, जो 25 वर्ष के पुरुष होंगे और जो 3 दिन के बराबर कर चुकाते होंगे, वही सक्रिय नागरिक होंगे और वही वोट डालेंगे। सॉरी। पर इसके बाद जो नया कानून आया वो कहता है कि 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को वोट डालने का अधिकार मिल गया। तो अब सबकी बल्ले बल्ले हो गई। जिसके पास ज़मीन है
और जिसके पास नहीं है वो दोनों ही वोट डालने का अधिकार रखते हैं, ठीक है, नए कानून के अनुसार। अब जो आपकी नई असेंबली थी, पुरानी वाली असेंबली का नाम क्या था, नेशनल असेंबली, बट जो नई असेंबली बनी उसका नाम रख दिया कन्वेंशन, ठीक है। नई असेंबली का नाम क्या बना, कन्वेंशन बना, ठीक है। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। किसने अंत किया, कन्वेंशन ने। कन्वेंशन ने राजतंत्र का अंत ही कर डाला। भैया निकलो निकलो, भागो, पहली फुर्सत में निकलो, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि आपके राजतंत्र का अंत होता है। अब बात करते हैं, एक मिनट यार, अब बात करते हैं कि लुई सोल्वे का अंत कैसे होता है। तो लुई सोल्वे का अंत कैसे हुआ, इसी बारे में तो बात करनी है ना हमें। क्या लुई सोल्वे का क्या हुआ, अब लुई सोल्वे का तो महल भी चला गया। तो देखो, लुई सोल्वे को न्यायालय द्वारा देशद्रोही बताया गया। आपने देश के प्रति काम नहीं किया, आप देशद्रोही हो, और मौत की सज़ा सुनाई गई, और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई। और ज़्यादा नहीं, कुछ दिनों के बाद, यानी 21 जनवरी 1793, नया साल आ चुका था, ठीक है, यानी 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड, याद रखना, पैलेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई और लुई सोल्वे का अंत हो गया। लुई सोल्वे लटक गया, ख़त्म हो गया, फिनिश, ख़त्म कहानी। और यहाँ से आपके लुई सोल्वे का चैप्टर हो जाता है ख़त्म। पर अभी हमारा चैप्टर नहीं ख़त्म हुआ, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब बात करते हैं कि जो है ना, राजतंत्र, आतंक के राज से क्या तात्पर्य है। अभी मैंने आपको कहा था ना, हम रॉबेस्पियर के बारे में बात करेंगे। भाई रॉबेस्पियर भी खेला हुआ बंदा था, ठीक है। उसने कहा भाई मैं शांति शांति से काम तो कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो मैं करूँगा ना वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो रॉबेस्पियर ने अब क्या किया, देखो, रॉबेस्पियर सन 1793 से 1794, यानी कि 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक का युग कहा गया। अब ऐसा क्यों कहा गया, रॉबेस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी, ठीक है। उन नीतियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आतंक काल किसे कहा गया, रॉबेस्पियर के काल को कहा गया। ये काल कब तक चला, तो ये काल मात्र 1 साल तक चला, 1793 से 1794 तक, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। तो अब एक मिनट, थोड़ा सा इसे साइड करता हूँ मैं, हल्का सा, हो गया बस। तो रॉबेस्पियर के द्वारा अपनाई गई सख्त नीतियों का उल्लेख कीजिए। तो अब रॉबेस्पियर द्वारा अपनाई गई सख्त नीतियों का उल्लेख करते हैं। तो रॉबेस्पियर के हिसाब से जो भी गणतंत्र का दोषी है, शत्रु है, जैसे कुलीन और पादरी वर्ग, उन सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। और एक क्रांतिकारी न्यायालय, यानी जो क्रांतिकारी न्यायालय का मतलब है कि जितने भी लोग क्रांतिकारी थे, उनमें से जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एक न्यायालय बनाई। एक मिनट यार, आ जाना ब्रश। तो उन्होंने एक न्यायालय बनाई जिसे हम क्रांतिकारी न्यायालय कहते हैं। और वही उस समय जो है ना न्याय करती थी। उन्हें अगर भाई न्यायालय ने आपको दोषी पा लिया, अगर आपके ऊपर मुकदमा चलाया गया और आप दोषी पा लिए गए, तो आपको गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता था। अब गिलोटीन क्या है, तो इसके अगले वाले क्वेश्चन में हम यही बात करेंगे। और उसका सिर कलम कर दिया जाता था। अब आपके गिलोटीन के कारण लोगों का सिर कलम हो जाया करता था। तो अब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 44 की, जो कि है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि गिलोटीन क्या है। तो अब बात करते हो क्वेश्चन नंबर 44 की, ठीक है। गिलोटीन क्या है, इसकी खोज किसने की थी, तो अब इसके बारे में बात करते हैं। तो गिलोटीन 2 खंभों के बीच लटकती आरी वाली मशीन है, यानी कुछ इस प्रकार की। 2 खंभे ये हो गए आपके, ठीक है। एक मिनट, ये 2 खंभे हो गए, ठीक है। देखता हूँ बना पाता हूँ कि नहीं। तो ऐसे 2 खंभे थे, ठीक है। बीच में आपकी एक धारीदार आपकी ब्लेड लटकी रहती थी, ठीक है। यहाँ से लीवर को खींचा जाता था, तो ये ब्लेड जो है ना नीचे आके गिर जाती थी, और जो यहाँ पर होता था वो ख़त्म, ठीक है, वो मर जाता था। इसे ही हम गिलोटीन कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता था, 2 खंभों के बीच लटकती एक आरी वाली मशीन, जिस पर रखकर अपराधी का सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन की खोज डॉक्टर गिलोटीन ने करी थी। अरे भाई साहब, डॉक्टर गिलोटीन ने ही करी थी, और इसका नाम भी गिलोटीन ही है, ठीक है। तो आपको दोनों चीज़ पता चल गई, खोज किसने करी और इसका मतलब क्या है, ठीक है, ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की।
रॉबेस्पियर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। तो रॉबेस्पियर द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। रॉबेस्पियर की सरकार ने कानून बनाकर मजदूरों की सीमा तय कर दी, ठीक है। गोश्त एवं पाव रोटी की राशनिंग कर दी। राशनिंग मतलब गोश्त और पाव रोटी के जो रेट थे उन्हें फिक्स कर दिया कि इसी रेट पे आप लोग इसे खरीदोगे। किसानों को अनाज के लिए सरकार ने कीमतों तय कर दी गई, यानी अगर किसान का जो है ना वो अनाज बिकता नहीं है तो सरकार भी वो उसे 20 लिरवे 30 लिरवे में खरीद लिया करती थी, ठीक है। ये फिक्स कर दिया रेट कि आप लोग जो ना किसानी करो और सरकार आपको उसका कीमत देगी। सभी नागरिकों को यह आदेश दिया गया कि सभी साबुत गेहूं की रोटी खाएंगे जो कि बराबरी का प्रतीक मानी जाएगी। यानी कोई भी जो है ना कोई ऊंची रोटी खाएगा ना कोई बड़ी छोटी रोटी खाएगा, सब लोग एक समान रोटी खाओगे भाई साहब। सब्जी चाहे जो खा लेना पर रोटी एक जैसी खाओगे, ठीक है। और ये क्या था, ये समानता का प्रतीक था। चर्चों को बंद कर दिया गया, चर्चों को बंद कर दिया गया और उसे भवनों और दफ्तरों में बना दिया गया। और ये सब बदलाव किसने किए? रॉबेस्पियर ने किए, ठीक है। 1 साल के अंदर भाई साहब ने इतने सारे काम कर दिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। तो अब बात करते हैं कि रॉबेस्पियर का अंत कैसे हुआ, ठीक है। रॉबेस्पियर भी तो मरा ना, तो कैसे मरा, कैसे लटका बुढ़ा आखिर कैसे मरा साला, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो रॉबेस्पियर का अंत कैसे हुआ, तो अब इसी के बारे में बात करनी है। तो रॉबेस्पियर ने अपनी नीतियों को इतनी सख्ती से लागू किया कि समर्थन भी इतना ही करने लगा। यानी इतनी सख्त नीति थी भाई साहब की कि जो उसके साथ थे ना, उसके साथ वाले भी कहने लगे भाई अब हमें माफ़ कर दे यार, हमें जाने दे भाई, हमें जाने दे। तो जो इसके बाद क्या हुआ, अंत में जुलाई 1794 को न्यायालय द्वारा उसे दोषी पाया गया। अब न्यायालय ने कहा कि रॉबेस्पियर तू पकड़ा गया भाई, तू ही दोषी है, और गिरफ्तार करके उसे ही अगले दिन गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। और इस तरह से ख़त्म होती है रॉबेस्पियर की कहानी मेरी ज़ुबानी। तो रॉबेस्पियर भी गया, अब कौन आया, तो अब आया डायरेक्टरी, ठीक है। अब फ्रांस में आ गई डायरेक्टरी। पहले नेशनल असेंबली आई, नहीं पहले तो लुई 16वां आया ना, नहीं लुई 16वें से पहले लुई पहला आया, फिर ऐसे करते करते लुई 16वां आया, फिर नेशनल असेंबली आई, फिर आतंक काल रॉबेस्पियर का शासनकाल चला। अब उसके बाद आ गई डायरेक्टरी, इसके बाद कोई और भी आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो अब आ गई है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी फ्रांस के बारे में बताएं, तो चलो इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के पतन के बाद नए कानून को लागू किया गया। कितने कानून लागू करोगे बे, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब के बाद एक नया कानून लागू किया गया और नए कानून के तहत संपत्तिहीन, जो जिनके पास संपत्ति नहीं है उन्हें वोट डालने का हक ही छीन लिया गया। यानी कि अब जो है ना, अब आपसे वोट डलवाया नहीं जाएगा। जिनके पास संपत्ति नहीं थी, जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी, वो लोग वोट डाल ही नहीं सकते थे। और नए कानून के तहत डायरेक्टरी और विधान परिषद, डायरेक्टरी के 5 सदस्य थे, ठीक है, जिन्हें हम कार्यपालिका, यानी 5 सदस्यों की कार्यपालिका थी जिसे हम डायरेक्टरी कहते थे, ठीक है। डायरेक्टरी व विधान परिषद को नियुक्त कर दिया गया। 2 लोग नियुक्त हुए, एक तो डायरेक्टरी नियुक्त हुई और दूसरी विधान परिषद, ठीक है। डायरेक्टरी 5 सदस्यों की एक कार्यपालिका थी, ठीक है। यहाँ से आपका खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 47 माफ़ करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 48। तो अब क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग कैसे खुला, कैसे, अब नेपोलियन बोनापार्ट कौन है भाई साहब, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो डायरेक्टरी के सदस्यों व विधान परिषदों को सदैव तनाव बना रहता था। अब डायरेक्टरी और विधान परिषद हमेशा लड़ते रहते थे, आपस में लड़ो आपस में मरो। अब आपको पता है ना, जब एक से एक लड़ा है तो कोई ना कोई दूसरा उसमें ज़रूर टपका है, ठीक है। 1 और 1 2 होता है, तो इसी प्रकार से जब 1 और 1 लड़ा है तो दूसरा उसमें टपका है। इसी तरीके से नेपोलियन भी उसी में टपक गया। तो डायरेक्टरी के सदस्य व विधानसभा परिषदों में सदैव तनाव बना रहता था। डायरेक्टरी को बर्खास्त करने, जो आपका परिषद था वो डायरेक्टरी को बर्खास्त करने की चेष्टा सदैव रखता था। डायरेक्टरी हमेशा चाहता था कि भाई मैं तो ख़त्म करूँगा इसको, किसको, डायरेक्टरी को, मतलब कि जो आपके परिषद वाले थे, विधान परिषद, वो चाहते थे कि डायरेक्टरी बर्खास्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म करो। अब क्या हुआ कि डायरेक्टरी की राजनीति अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट का उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा कि भाई मैं इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ,
और इसी तरीके से नेपोलियन बोनापार्ट का जो रास्ता था वो हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ से अब बात अब करेंगे हम नेपोलियन बोनापार्ट की कि आखिर था कौन ये। ठीक है, पर अभी क्वेश्चन नंबर 49 में और भी बातें करनी है तो उसके बारे में बात करते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे बिना किसी ब्रेक के। अब हम अपनी 50 के बहुत ही करीब है, 50 क्वेश्चन हमारे पूरे होने वाले हैं। तो अब बात करते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं का एक मिनट यार, हाँ अब ठीक है। तो महिलाओं का फ्रांस में क्या महत्व था। अब देखो, महिलाएं हर समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, यहाँ पर अंग लिखा हुआ है, बीच में ना दिखाई दे तो यहाँ से देख लो यार, अंग लिखा हुआ है। ठीक है, अंग यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है। आपको दिखाऊं मैं, रुको एक मिनट। हाँ, तो ये देखो बिल्कुल छोटा सा लिखा हुआ है अंग। ठीक है, तो महत्वपूर्ण अंग है। फ्रांस समाज में महिलाओं का योगदान महत्व निम्नलिखित है। अब महिलाओं का क्या योगदान था ये देख लेते हैं। तो महिलाएं फ्रांस में परिवर्तन के लिए सदैव तत्पर थी। महिलाएं कहती थी आप परिवर्तन करो, हम आपके साथ हैं। तृतीय स्टेट की महिलाएं सिलाई बुनाई, कपड़ों की सिलाई धुलाई और इसके अलावा क्या करती थी, अन्य बड़े घरों में काम काज करती थी। पाव रोटी खरीदने के लिए बेकरी के पास लाइन लगाया करती थी। ठीक है, ये सब किया करती थी और ये सब तो आज भी महिलाएं करती हैं ना। तीसरा क्या है, अपने परिवार की देखभाल इत्यादि कार्य करती थी। ठीक है, अपने परिवार की देखभाल भी किया करती थी और महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले कम वेतन भी दिया जाता था, लेकिन फिर भी वो लोग काम करती थी। जैसे मान के चलो कि अगर मर्द को 500 रुपया दिया जाता था तो औरत को 400 रुपया ही दिए जाते थे, लेकिन तब भी वो लोग खुशी खुशी काम करते थे कि नहीं हम काम करेंगे। तो आप मान के चल सकते हो कि बिना महिलाओं के एक जो समाज होता है वो कभी भी बन ही नहीं सकता। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। दास प्रथा क्या है। दास प्रथा भी एक बहुत ही प्रचलित प्रथा थी। इसको किस प्रकार हटाया गया। तो दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बुर्दे या नांतेस, आपको ये दोनों नाम याद रखना है, बुर्दे और नांतेस, ये बंदरगाह थे। ठीक है, उस समय के फ्रांस के ये बंदरगाह थे। तो सौदागर बुर्दे व नांतेस बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे। वहाँ से वह स्थानीय सरदारों, ठीक है, जो पहले बड़े बड़े लोग थे उन्हें सरदार कहा करते थे। ठीक है, तो सरदारों से दास खरीदते थे। ठीक है, इस प्रथा का अंत जैकोबिन क्लब ने किया था। रॉबेस्पियर याद है ना, जो लटक गया था 1794 जुलाई को, उसी ने इस प्रथा का अंत किया था। पर जब आपका नेपोलियन वापस आया, नेपोलियन को कब राजगद्दी मिली, नेपोलियन को 1804 में राजगद्दी मिली थी। ठीक है, तो वार्टुल नेपोलियन ने फिर से ये प्रथा चालू कर दी, फिर से शुरू करो साली प्रथा को। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 होता है खत्म। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। तो अब यहाँ पे जो है ना हमारे टोटल 52 ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, थोड़ा सा बंडल कम कर दिया मैंने, तो आपके जो है ना ओनली 52 क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा इसमें से। एक चैप्टर में से हमारे 50 क्वेश्चन निकल गए भाई साहब, और हम तो मजाक में पढ़ रहे थे इसे, इसमें तो बहुत सारी बातें हैं। तो अब बात करते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति खत्म होने के बाद क्या बदलाव आए। तो सेंसरशिप की समाप्ति कर दी गई। जो लोग ऐसे ही सेंसरशिप खोल के बैठ जाते थे ना, आओ हमारे पास हम तुम्हें ये देंगे फलाना देंगे, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। प्रेस को स्वतंत्रता दे दी गई। आपको पता है ना कि भारत में जो प्रेस है वो किसी से भी कोई भी सवाल कर सकती है, उसी प्रकार फ्रांस में भी प्रेस को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। आप कोई भी सवाल पूछो, अगला उसका जवाब देगा ही देगा। सभी को समान अधिकार दिए गए। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति जब खत्म हुई तो सबको समान अधिकार दिए गए। जुलूस, नाटक, संगीत आदि कार्यक्रमों में भीड़ों में लोग जाने लगे। पहले क्या था कि सिर्फ कुछ लोग ही, एक मिनट, ठीक हो जा, इसे मैं ठीक कर लेता हूँ पहले एक बार, है ना। तो यार मेरा फ़ोन भी कभी कभी पागल नहीं हो जाता, कोई बात नहीं। तो अब बात करते हैं कि जुलूसों और नाटक, संगीतों आदि कार्यक्रमों में भीड़ों में लोग जाने लगे। पहले क्या था कि सिर्फ पहले और दूसरे स्टेट के लोग ही जाया करते थे, तृतीय स्टेट के लोग नहीं जाया करते थे। आपने सुना होगा ना कि पहले टीवी तो थे नहीं, तो लोग नाच गा कर अपना जो है ना मन बहला लिया करते थे। ठीक है, तो इसी प्रकार से नाटक को देखने, संगीत में जाने आदि कार्यक्रमों में भीड़ों में लोग जाने लगे, क्योंकि सबको समानता मिल गई ना, इसलिए। तो अब यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 51 खत्म होता है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को क्या विरासत दी। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आपको इस क्वेश्चन को नोट कर ही लेना है। ठीक है, तो इसको भी जो है ना नोट कर लेना।
मेन क्वेश्चन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी परेशानी ना आए। तो इसे यहाँ से हाईलाइट करना स्टार्ट करता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा ऐसे, 1 मिनट यार, चलो यार उतार लेना, ठीक है, 1 मिनट, ये पूरा उतार लेना, ठीक है, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो ये उतार लेना। तो फ्रांसीसी समाज ने दुनिया को क्या विरासत दी? तो सभी को समानता का महत्व बताया फ्रांसीसी क्रांति ने, लोकतंत्र की भावना को जगाया फ्रांसीसी क्रांति ने, सामंती व्यवस्था का अंत किया फ्रांसीसी क्रांति ने, और दास मुक्ति पर विचार किया फ्रांसीसी क्रांति ने, ठीक है। तो यही 4 चीज़ें हमें फ्रांसीसी क्रांति ने दी। लोगों को समानता का महत्व बताया, लोकतंत्र, आपको पता है ना लोकतंत्र क्या है, जिसमें लोग अपना शासक चुनते हैं, राजा चुनते हैं, और वही जो है ना बाद में काम करता है। सामंती व्यवस्था यानी कि सबको समान अधिकार ना मिलने वाली व्यवस्था को अंत किया, और दास मुक्ति पर सभी ने विचार करना शुरू किया कि नहीं भैया सब एक समान है, तो दास मुक्ति को हटाया जाए। एक मेन बात यहाँ आती है, ये वाली, ये मेन आपकी मेन बात है, ठीक है, ये वाली, ये तो काफ़ी अंदर ही घुस गया यार। तो टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, ये दोनों भारतीय हैं, ठीक है, ये भारतीय है, ठीक है, इस क्रांति के विचार से बहुत प्रभावित हुए, बस आपको ये याद रखना है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यार मेरा गला दर्द करने लगा, सच बता रहा हूँ। तो वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मैं खत्म करता हूँ इस वीडियो को, और आपको जो करना है आप कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, और थोड़ी देर ना इसे लिखने के बाद थोड़ा आराम कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम का प्रेशर आपके ऊपर आने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और मेरे चैनल बनाने के लिए व्यस्त बिल्कुल मत रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।